हेलो स्टूडेंट्स, आपने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ लिया है। अभी हमारा नेक्स्ट किंगडम है प्लांट किंगडम। प्लांट्स क्या होते हैं? आप अपने आसपास प्लांट्स को देखते आए हो। अब हम इसको ग्रुप्स में क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने आसपास जितने भी तरह के प्लांट्स देखे हैं उनके कैरेक्टर्स को समझकर हम ये कोशिश करेंगे कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए ताकि उनकी स्टडी करना और इजी हो जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स या ओवर द टाइम। इसका मतलब क्या है कि प्लांट किसे कहते हैं, यह अंडरस्टैंडिंग समय के साथ धीरे धीरे चेंज हुई है। जितना ज्यादा और हम समझ पाए हैं प्लांट्स को और बाकी ऑर्गेनिजम्स को, उतना अच्छे से हम प्लांट किंगडम को डिफाइन कर पाए हैं। यह बहुत जरूरी है कि किंगडम को अच्छे से डिफाइन किया जाए ताकि उसमें कौन इंक्लूडेड है कौन इंक्लूडेड नहीं है, इस बात में जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी हम उतना ही अच्छा क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। ओके, तो फंजाई, मेंबर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटाई। तो ये जो फंजाई हैं, फिर कुछ मोनेरा के मेंबर्स हैं, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, उनमें सेल वॉल है। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिसमें भी सेल वॉल है वो प्लांट है, लेकिन जब और एक्सटेंसिव स्टडी हुई तो पता चला कि हर एक ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट नहीं है, क्योंकि सेल वॉल भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, मोनेरा का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है, और प्रोटिस्टा में सेल वॉल है भी तो वो अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ है, जो कि हम बाद में देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। ओके, तो इन सभी ग्रुप्स को प्लांट किंगडम से हटा दिया गया है, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया गया है। ओके, तो प्लांट का डेफिनेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया हमने और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया हमने। समय के साथ ऐसा हुआ, ये समझने की जरूरत है। ओके, अर्लियर किंगडम प्लेस देम इन द सेम किंगडम। पहले वैसे जैसे कि मैंने बताया, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सबको पहले सेम किंगडम प्लांट में प्लेस कर देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं करते हैं। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये उसका पुराना नाम है। हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं और ऐसा बोलते थे। अभी ज्यादा यूज नहीं होता ये टर्म, हम उसे साइनोबैक्टीरिया ही कहते हैं, पर बहुत सारे लोग उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल के भी रेफर करते हैं। लेकिन अब ये एल्गी नहीं रहा। अभी इस नए क्लासिफिकेशन सिस्टम में मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में प्लेस किया है, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया के सेल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मोनेरा किंगडम से ज्यादा मिलते हैं, प्लांट किंगडम से कम मिलते हैं। उनमें क्लोरोफिल होता है, ये सही बात है, लेकिन उनका सेल वॉल, उनका जो हैबिट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनका सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए उनको हम प्लांट किंगडम में प्लेस नहीं करते हैं। सो दे आर एल्गी, नॉट एल्गी एनी मोर। तो कौन है प्लांट में? जब इन सब ऑर्गेनिजम्स को हमने प्लांट से हटा दिया है तो प्लांट किंगडम में फिर है कौन? एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है। इन सभी ग्रुप्स को हम एक एक करके समझेंगे। यहां पर हम प्लांट किंगडम को समझने से पहले क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो पहला टाइप है हमारे पास वो है जो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन डेवलप हुए थे। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो शुरू में जो क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे एरिस्टोटल ने किया था और भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई करने का, तो उन लोगों ने सिर्फ ग्रॉस मतलब ज्यादा डिटेल से स्टडी नहीं करके सुपरफिशियल, जो ऊपर से ही दिख जाए, उसका एनाटॉमी नहीं देखना पड़े, उसका सेल का स्ट्रक्चर नहीं देखना पड़े, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, सिर्फ इसके बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन किया था। तो ये शुरुआती क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में ऐसा देखने को मिलता है हमें। तो वैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और कौन कौन से कैरेक्टर्स जनरली हम कंसीडर करते हैं? उसमें हैबिटेट कंसीडर करते हैं, वो कहां रहता है। देखो, हैबिटेट पता करने के लिए कोई डिटेल स्टडी की जरूरत नहीं है, हम देखकर ही बता सकते हैं कि वो ड्राई एरिया में रहता है, कि मॉइस्ट एरिया में रहता है, या ठंडे एरिया में रहता है, गर्म एरिया में रहता है, ठीक है ना। उसका कलर, अगेन इट इज अ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक। नंबर, वो एक रहता है या ग्रुप बना के रहता है।
शेप ऑफ लीफ एक्सेट्रा, उसका पत्ता कैसा है। तो इन सब चीजों में आप देखो नोटिस करोगे कि ये सभी चीजें हम बाहर से ही देख के बता सकते हैं। ओके, जैसे आप अपने बारे में सोच के देखो तो आपका रंग, आपके हेयर स्टाइल, आपकी आंख का कलर है ना, आपके हाथ पैर का स्ट्रक्चर, अगर इन सब चीजों के बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन करूं तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशंस वेर बेस्ड मेनली ऑन, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पे लिखी है कि दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। या तो हम सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते थे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब है वैसे कैरेक्टर्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखा भी तो किसी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही देखा, जैसे कि सिर्फ एंड्रोसियम को देखा। इसका एग्जांपल है लिनेयस का दिया हुआ प्लांट क्लासिफिकेशन। लिनेयस ने जो प्लांट क्लासिफिकेशन किया था उसमें उसने सिर्फ एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर ही कंसिडर किया था। ओके, तो दीज आर अगेन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहां पे डिटेल स्टडी किए बिना किसी एक कैरेक्टर पे या बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं। Such systems were artificial classification. Okay, separates closely related species since they were based on few characteristics. तो इससे घाटा क्या होता है, बहुत सारे स्पीशीज जो एक जैसे हैं, they are closely related, उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डाल बैठते हैं कभी कभी गलती से, क्योंकि हम सिर्फ एक दो कैरेक्टर को मैच कर रहे हैं, है ना। मान लो हमें सारे इंसानों को क्लासिफाई करना है, ओके, और अगर हम सिर्फ हेयर स्टाइल के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें कि इसका हेयर कर्ली है, किसका हेयर स्ट्रेट है, तो ऐसा हो सकता है कि एक इंडियन और एक अमेरिकन बच्चा एक ग्रुप में आ जाए, जो कि दो बिल्कुल डिफरेंट तरह के ह्यूमन बींग्स है, मतलब रेस में डिफरेंट हैं, वो एक ग्रुप में आ जाए, है ना। और हो सकता है दो अलग अलग इंडियंस जो हैं, वो जो सेम रेस है, मतलब जो आर्यन रेस है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स में चले जाएं। तो कभी भी ऐसा अच्छा नहीं होता है। अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर या एक दो कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें एबनॉर्मल, मतलब कि गलती होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, अगेन एक और ड्रॉबैक है इसका कि इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जितना ही जोर इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को दिया, जितना ही इतने भाव बोल सकते हो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को दिया, उतना ही भाव इसने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दिया। लेकिन यह सही नहीं है, हमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा भाव देना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर समय के साथ और एनवायरनमेंट के साथ बदल सकते हैं। तो यह बात, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, as vegetative characters are more easily affected by environment। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आराम से इन्वायरमेंट के साथ बदल सकता है, उसका स्टेम का साइज, उसका स्टेम का रूट का शेप, लीफ का शेप, ये सब समय के साथ बदल सकता है। लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उतने ज्यादा डायनामिक नहीं होते हैं, वो थोड़े स्टैटिक होते हैं। इसलिए हमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा भाव देना चाहिए, मतलब ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्लासिफिकेशन करते समय।